नमस्कार। अपनों के बीच में बेगाने कैसे हो गए मुसलमान। जिस देश में ऐसे गाने चलते थे कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, जिस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता था, जिस देश में विविधता में एकता का नारा लगता था, जिस देश में हम सब एक हैं का नारा लगता था, जिस देश में धर्मों की आलोचना करने से पहले हमें यह नहीं सोचना पड़ता था कि कोई हम पे हमला कर देगा, जिस देश में जावेद अख्तर खुद को खुल के कह पाते थे कि मैं नास्तिक हूं या इस्लाम की आलोचना कर पाते थे, और राहुल सांकृत्यायन जो है वो हिंदू धर्म की आलोचना कर पाते थे और उनका सम्मान बना रहता था, उस देश में ये कैसी हालत बन गई कि हमारा मुखिया कहता है कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। उस देश में ये कैसी हालत बन गई कि सोशल मीडिया पे दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, कई बार ईसाइयों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ मैं कहूंगा, नफरत लगातार बढ़ाई जाती रही है। किसी भी तरह की भाषा, किसी भी तरह की घटिया हरकत, गंदी से गंदी गाली एकदम सामान्य कैसे बन गई। ऐसा कैसे हो गया कि किसी को सिर्फ इसलिए लिंच कर दिया जाए, जला दिया जाए, मार दिया जाए कि वो किसी एक धर्म का है। आप इसे अपनी तरीके से देखते होंगे, लेकिन एक लेखक इसे अपने तरीके से देखता है। और आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त कवि और मुंबई में फिल्मों वगैरह के लिए लगातार लिखने वाले फरीद खान की किताब है। फरीद भाई की किताब का नाम है अपनों के बीच अजनबी, और इस किताब की भूमिका जाने माने कलाकार नसीर साहब ने लिखी है। नसीर साहब ने एक जिंदगी देखी है, एक बड़े एक्टर, पिछले 25-30 सालों में जितनी भूमिकाएं उन्होंने की हैं और जिस तरह की जिंदगी जी है, वो एक आधुनिक भारतीय की जिंदगी है, एक सेकुलर आदमी की जिंदगी है। और फरीद मुंबई में रहते हुए, संघर्ष करते हुए जिस मकाम पर पहुंचे हैं, अपनी जो जगह बनाई है, वो एक मिडिल क्लास भारतीय की जिंदगी है जो सपने देखता है और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। फरीद ने बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, जो लोग उनको जानते हैं वो कवि रूप में भी जानते हैं। और जब उनकी ये गद्य की किताब आई अपनों के बीच अजनबी, तो मेरे लिए भी यह थोड़ा आश्चर्यजनक था कि फरीद ने इतना सारा गद्य कब लिख दिया। लेकिन जब किताब मेरे हाथ में आई और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो यकीन जानिए मेरे लिए अपने आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। फरीद लंबे लंबे भाषण नहीं देते, कोई थ्योरी नहीं देते, बहुत ज्ञान नहीं देते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। रोजमर्रा की जो हमारी आसपास की जिंदगी है, जिसको एक इंसान और मुसलमान भी ये होते हुए उन्होंने देखा है, उसको बस बड़े आसान अल्फाज में दर्ज कर देते हैं। मंटो ने एक बार कहा था कि इतना मुसलमान तो हूं ही कि दंगों में कत्ल कर दिया जाऊं। यानी जब ये धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो हमारी पहचान सिमट कर हिंदू और मुसलमान की हो जाती है। आप सोचिए, हमारे जैसे लोग जो कहते हैं कि धर्मों में हमारा कोई खास यकीन नहीं है, हम इंसान हैं, अगर दंगे में फंस जाएं तो हमारे कपड़े उतार के देखा जाएगा कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अगर मुसलमानों की भीड़ हुई तो शायद हम मार दिए जाएं, हिंदुओं की भीड़ हुई तो हम छोड़ दिए जाएं। इसका ठीक उल्टा फरीद जैसे लोगों के साथ होगा, जिन्होंने एक सेकुलर जिंदगी गुजारने का फैसला लिया, और आज हमारे देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमने उनको एक मुसलमान होने पर रिड्यूस कर दिया है। छोटे छोटे लेख हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे एक जगह वो लिखते हैं कि अमेरिका में जब 9/11 हुआ और उसके बाद मुसलमानों का परसिक्यूशन शुरू हुआ, तो बहुत सारे मुसलमानों ने टोपी और दाढ़ी जिद और गुस्से में रखनी शुरू कर दी। हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल पिछले टाइम में बना है, उसके बाद ऐसा हुआ है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बहुत सारे टोपी और दाढ़ी हमें दिखाई दे रही है वो इसकी वजह से है? इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। मेरा निजी अनुभव है, मैं जहां पैदा हुआ हूं, 80 के दशक में मुझे बुर्के, दाढ़ी, टोपियां बहुत कम दिखाई देती थी। जो लोग हज करके आते थे, हाजी साहब होते थे, वो लोग दाढ़ियां रखते थे, आम मुसलमान दाढ़ियां नहीं रखता था। दूसरी तरफ भी यही बात थी, चोटी और ये सारी चीजें तो लगभग खत्म हो गई थी समाज से।
और कपड़ों से देखकर पहचानना, शक्ल से देखकर पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी हम एक ऐसा समाज बन रहे थे जिसमें हम एक जैसे लगते थे। लेकिन 90 के दशक में जो कुछ हुआ, चाहे वो बाबरी मस्जिद गिराया जाना हो या उसके बाद की तमाम सारी चीजें, उसने हमारी धार्मिक पहचानों को दोबारा से मजबूत किया है। गुजरात के दंगों के बारे में हम सब जानते हैं कि इन दंगों के बाद घेटोआइजेशन शुरू हुआ, यानी जो मुसलमान अपनी बस्तियों से निकलकर नॉर्मल बस्तियों में रहने लगे थे, जो एक मिक्स बस्तियां बननी शुरू हो गई थी, उनकी जगह पर अलग अलग धर्मों की बस्तियां बननी शुरू हुई। इस समस्या पर भी फरीद ने बहुत प्यार से लिखा है, बहुत संभाल के लिखा है, किराए के मकानों को लेके कि एक मुसलमान जब हिंदुओं की बस्ती में किराया या नॉर्मल बस्ती में जब अपने लिए किराए का मकान ढूंढने जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है। देखिए, 1947 में हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया, और हिंदुस्तान जब बना तो हिंदुस्तान इस थ्योरी पर बना था, इस भरोसे पे बना था कि हम सब मिलकर साथ होकर रह सकते हैं। और जब तक हम मिलकर साथ रहकर अच्छे से रह रहे थे, आप देखते हैं कि हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा था। और उसके बाद जब हम इस तरह नफरत की दीवार पैदा कर देते हैं, अपनों के बीच बेगाने बनाने लगते हैं, तो यकीन जानिए जिन देशों में भी, जिन मुल्कों में भी ऐसा हुआ है, वो मुल्क गर्त में गए हैं। आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है, आज जो हमारे देश में हो रहा है, वो बायसे शर्मिंदगी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ चलने का सपना देखा था। और एक बात याद रखिए, जो लोग भी आजादी की लड़ाई में शामिल थे, चाहे उनकी बाकी विचारधाराएं कितनी भी अलग हो, आप भगत सिंह के यहां जाइए, नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर कितना जोर दिया गया है। बल्कि वो तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर मैं आपको बताऊंगा कि नौजवान भारत सभा जो सहभोज का आयोजन करती थी, उसमें हलाल और झटके दोनों का बना हुआ मीट एक साथ मिला दिया जाता था और हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें से लेके खाते थे ताकि ये भेद दूर किया जा सके। महात्मा गांधी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, जवाहरलाल नेहरू जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये सब लोग जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। जो उनकी फौज थी, जिनके 3 नायकों के ऊपर यहां मुकदमा चला था, वो कौन थे? ढिल्लन साहब सिख, शाहनवाज मुस्लिम और सहगल हिंदू। जिस भी देशभक्त का आप नाम लेंगे जिसने इस देश की आजादी के लिए काम किया है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता रहा। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से पहले जब वो आजादी की बात कर रहे थे, जब वो संघर्ष की बात कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बन के आए। लोकमान्य तिलक 1916 में जब मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता किया तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बन के आए। और वो लोग जो आजादी की जंग में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वो जरूर हिंदू और मुस्लिम कर रहे थे, चाहे वो 40 के बाद के जिन्ना हो, चाहे 37 के बाद के सावरकर हो। ऐसे में फरीद की जो ये किताब है, बहुत प्यार से, बहुत शांति से पढ़े जाने वाली किताब है। इस किताब को पढ़ के कोई आपको अलग से ज्ञान नहीं प्राप्त होना है, कोई रिसर्च आप नहीं कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिकता के बढ़ने के साथ, समाज में हिंसा के बढ़ने के साथ, एक सेकुलर मुसलमान के दिल पे क्या गुजर रही है, वो कैसे सोच रहा है, किन ख्यालात में भटक रहा है और अपने लिए कैसे रास्ते तलाश रहा है, ये समझने में आपको जरूर मदद मिलेगी। बहुत पतली सी किताब है और वाम प्रकाशन से छपी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे उपलब्ध है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस किताब को मैं कहूंगा आप जरूर पढ़िए। एक और चीज इस किताब की बड़ी खूबसूरत है, जहां पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फरीद ने यह किताब 2 लोगों को समर्पित की है, एक महात्मा गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जिनको हम सीमांत गांधी कहते थे। महात्मा गांधी अपनों के बीच बेगाने हुए और मार दिए गए। सीमांत गांधी जो जिंदगी भर पाकिस्तान का विरोध करते रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो जिंदगी भर अहिंसा की बात करते रहे, पाकिस्तान की मुखालिफत करते रहे, और जब विभाजन हुआ तो उसका विरोध किया, लेकिन अंततः उनको पाकिस्तान में ही रहना पड़ा। कहां जाते? वहीं उनका घर था, वही इलाका था जो पाकिस्तान बना दिया गया। उसके बावजूद भी उम्र भर विरोध करते रहे, उम्र भर पाकिस्तानी सत्ता का दमन झेलते रहे और एक ख्वाब लेकर, एक मिले जुले हिंदुस्तान का ख्वाब लेकर इस दुनिया से चले गए। आज दौर है जब फरीद खान जैसों को पढ़ा जाए
और याद किया जाए आजादी की लड़ाई में खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी जैसे लोगों का सपना, उस मिले जुले हिंदुस्तान का सपना जिसको आंखों में भर के हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों ने फांसियां चूमी थी, लाठियां खाई थी, गोलियां खाई थी, जेल गए थे, वही एक सपना है जो खुशहाल हिंदुस्तान का सपना हो सकता है। तो फरीद को इस किताब के लिए बहुत बधाई, सलाम, मोहब्बत और आप सबसे यह आग्रह कि यह किताब एक बार जरूर पढ़िए, पढ़ते हुए खुद से बात कीजिए और सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। शुक्रिया। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो जरूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आए। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पे अपने वीडियोस में ये भी अपील नहीं करता हूं कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल की। आप इंस्टा मोजो लिंक है, वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।